कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत होती है और कुछ पेशेंट्स को दवाओं की ज़रूरत होती है। ज़्यादा मोबाइल देखना हो गया है, स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, बच्चों का भी आजकल स्लीप पैटर्न, नींद ही पूरी नहीं कर पाते हैं, स्कूल का स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ की दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वी वांट टू सर्व एवरीवन, हम सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, और सेकंड, हम सबके लिए अफोर्डेबल करना चाहते हैं। तो अपने पास अपनी खुद की न्यूरोफिजियोलॉजी लैब है। ये सारे टेस्ट जो गंगानगर में अगर किसी को करवाने होते थे तो सीधा जयपुर भेजा जाता था। इनफैक्ट बीकानेर में भी नहीं हो पाते थे, वो अपने यहाँ हो रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें अपने कर पा रहे हैं जो कोई और कर ही नहीं सकता है, और मुझे नहीं लगता आने वाले 10 साल में भी कर पाएगा। वर्तमान तनाव के दौर में न्यूरो की जो समस्याएं हैं वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। हर आयु वर्ग में इसके पेशेंट सामने आ रहे हैं। इन सब बातों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं जनसेवा हॉस्पिटल के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर अभिमन्यु काल्ला। स्वागत है डॉक्टर काल्ला आपका। थैंक यू। आज हम बात करेंगे डॉक्टर काल्ला से कि न्यूरो की जो समस्याएं हैं जो न्यूरो फिजिशियन के ज़रिए सॉल्व हो सकती हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो डॉक्टर काल्ला, सबसे पहले तो हमें आप बताएं कि जो न्यूरो की समस्याएं हैं उनमें जो न्यूरो फिजिशियन वाला पार्ट है उसमें किस तरह के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। न्यूरो फिजिशियंस यूजली जो अगर अपने न्यूरो के डिवाइड करें, कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत होती है और कुछ पेशेंट्स को दवाओं की ज़रूरत होती है। तो दवा से संबंधित ज़्यादातर सारा काम न्यूरो फिजिशियन करते हैं। अपने यहाँ ऑलरेडी काफ़ी कम है, तो उसको जनसेवा ने समझा और अपने यहाँ पर मुझे अपॉइंट किया। तो न्यूरो में यूजली जैसे स्ट्रोक है, किसी पेशेंट को लकवा आया, तो अगर विंडो पीरियड में है तो उसको थ्रोम्बोलाइज करना, किसी मरीज़ को लगातार दौरे आ रहे हैं, एकदम से नसें रुक गई हैं, ठीक है, ऐसे केसेस अपने न्यूरो में ज़्यादा देखते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अपनों ने देखा कि एक पेशेंट की आंख एकदम से चली गई, तो ऐसे काम न्यूरो फिजिशियन के अंडर आते हैं। आपने बताया कि थर्मलाइजेशन के ज़रिए हमने एक पेशेंट को हम राहत पहुंचाते हैं जब वो स्ट्रोक केसेस में आता है। तो स्ट्रोक केसेस में कितने समय में आप डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंच जाए कि उसे क्योर किया जा सके? यूजुअली 4.5 घंटे की एक विंडो होती है, जिसके अंदर अगर मरीज़ आता है तो उसके ब्रेन में जो थ्रोम्बस बन रहा है, जो लकवा बन रहा है, उसको अपने रोक सकते हैं ताकि वो डेफिसिट आगे ना बढ़े। और कई बार पेशेंट बिल्कुल बिना चले आ रहा होता है, और जब अपने उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं तो चल के घर जाता है। तो ये अपनों ने काफ़ी केसेस यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अवेयरनेस भी आ रही है, और कई गवर्नमेंट स्कीम्स भी हमें हेल्प कर रही है। तो देयर इज़ ए गुड चांस कि आगे हम बहुत अच्छा कर पाएंगे इसमें। डॉक्टर साहब, आपने कई प्लाज्मा एक्सचेंज के केसेस भी इन दिनों में किए हैं। एक तो पहले तो ये आप थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे दर्शकों के लिए भी हम कि प्लाज्मा एक्सचेंज क्या है और कैसे इसकी उपयोगिता न्यूरो केसेस में रहती है। देखिए, पहले तो ऐसे केसेस बहुत से हैं जो जयपुर में ही हुआ करते थे। अब प्लाज्मा एक्सचेंज अपनों ने भी यहाँ स्टार्ट किया है। जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, न्यूरोमाइलेटिस ऑप्टिका का है, ठीक है, किसी के ऑप्टिक न्यूराइटिस आ गया, ऐसे केसेस। मायस्थीनिया में कई बार पेशेंट एकदम से सांस में दिक्कत आ जाती है, तो ऐसे टाइम में उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है उसको हटाने के लिए खून को छानना पड़ता है, प्लाज्मा को अलग करना पड़ता है, उसको अपने प्लाज्मा एक्सचेंज करते कहते हैं। वो अपने यहाँ पर अब फैसिलिटी अवेलेबल है, और अपनों ने कई केसेस किए हैं। जैसे एक पेशेंट की आइज़ से उसको ऑलमोस्ट बिल्कुल दिखना कम हो गया था, और अब वो बिल्कुल कंफर्टेबली पूरा देख पा रहा है, ठीक है। तो क्या बच्चों में भी कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो आप न्यूरो से संबंधित मान सकते हैं? जी बिल्कुल। कई बार न्यूराइटिस के केसेस, एडम के केसेस बच्चों में आते हैं। इसके अलावा ऑटिज़म, ADHD ये केसेस, और स्पेसिफिकली सीजर डिसऑर्डर के जो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस है वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। जैसे कई पेशेंट्स में ऑटोनॉमिक एपिलेप्सी हो सकती है, जो बहुत ही रेयर केसेस हैं। जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है, जो कई बार पेशेंट को साइकेट्रिक घोषित करके इधर उधर इलाज दिया जाता है। और अपने यहाँ पर ऐसे कई केसेस हैं अराउंड मायोक्लोनिक एपिलेप्सी के ही हमारे पास सीरीज़ हो गई है कि हम उनको रेगुलर ट्रीट कर रहे हैं, और बड़े ही कंफर्टेबल हैं वो पेशेंट। तो बड़ा ज़रूरी है कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में भी अपने ध्यान दें कि हर बच्चा साइकेट्रिक या फिर नाटक नहीं कर रहा है, उसको न्यूरो की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आपने कहा कि सीजर्स की प्रॉब्लम बच्चों में आती है, तो क्या ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चों में ये सीजर्स अवॉइड किया जा सके, उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाकर, या जो भी तरीके हो सकते हैं? देखिए, कुछ तो जेनेटिक रीजंस होते हैं
प्री डिस्पोजिशन होता है। कुछ अब जब ज़्यादा लाइट वाली जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पर लाइट फ्लिकर कर रही है, क्योंकि अब मल्टीमीडिया इतना ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा मोबाइल देखना हो गया है, स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, बच्चों का भी आजकल स्लीप पैटर्न, नींद ही पूरी नहीं कर पाते हैं, स्कूल का स्ट्रेस, घर वालों पे स्ट्रेस, उतना टाइम नहीं दे पाते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपर नरिशमेंट दिया जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, नींद पूरी की जाए, ज़्यादा लाइट वाले और ज़्यादा शोर वाली जगहों पर ना ले जाया जाए। तो देयर इज़ ए गुड चांस कि अगर उसके प्री डिस्पोजिशन है तो वो आगे ही नहीं आएगा और हो सकता है उसको कोई दिक्कत आए ही नहीं। कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि किसी केस में न्यूरोफिजिशियन लेवल पे सॉल्व हो जाएगा या सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी? आई थिंक न्यूरोफिजिशियन और न्यूरो सर्जन मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कई पेशेंट्स हैं जिनमें रिसेंटली भी अपने पास कई केस आए, जैसे किसी के स्ट्रोक बहुत ज़्यादा साइज़ पड़ा है तो उसके सिर के हिस्से को खोलना पड़ता है, उसमें अपने को न्यूरो सर्जन की हेल्प पड़ती है, ठीक है। बट ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन से काम चल जाता है, नसों से संबंधित सारे जो हैं वो काम फिजिशियन का होता है, ठीक है। बट बहुत से ऐसे हैं जैसे टीबी का केस है या कोई ब्रेन में इन्फेक्शन है, उसमें अपने को न्यूरो सर्जन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। जी, आप जनसेवा हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, लंबे समय का आपका अनुभव है इस संस्थान के साथ, तो बताएं कि जनसेवा हॉस्पिटल में किस तरह की विशेष सुविधाएं जो न्यूरो के जो रोगी आते हैं उनके लिए हमारे पास उपलब्ध है और किस तरह के उपकरण जो इक्विपमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है, इस पर बात करें। जो मैंने यहाँ ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि यहाँ की दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वी वांट टू सर्व एवरीवन, हम सबको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, और सेकंड हम सबके लिए अफोर्डेबल करना चाहते हैं कि कम से कम कॉस्ट में मरीज़ के अच्छे से अच्छा इलाज हो। दोनों चीज़ें करना मुश्किल है बट वो हम कर पा रहे हैं। तो अपने पास अपनी खुद की न्यूरोफिजियोलॉजी लैब है जिसमें अपने NCS, VP, EEG ये सारा कर रहे हैं, EMG भी कर रहे हैं। ये सारे टेस्ट जो गंगानगर में अगर किसी को करवाने होते थे तो सीधा जयपुर भेजा जाता था, इनफैक्ट बीकानेर में भी नहीं हो पाते थे, वो अपने यहाँ हो रहे हैं। CT एंजियो अपनों ने स्टार्ट किया है, MRI की सबसे क्षेत्र की अच्छी मशीन अपने पास है। तो बहुत सी चीज़ें अपने कर पा रहे हैं जो कोई और कर ही नहीं सकता है, और मुझे नहीं लगता आने वाले 10 साल में भी कर पाएगा। तो बहुत इजी कर दिया अपनों ने पेशेंट्स के लिए कि वो आराम से आते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। और सरकारी योजनाओं की बात करें तो किस तरह की सरकारी योजनाएं हमारे यहाँ लागू हो रही हैं? RGHS बहुत अच्छे से अपने यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने दे पा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत भी अपने निःशुल्क इलाज कर पा रहे हैं, और बाकी जो ECS और जो रेलवे की योजना है उसमें भी हम मरीज़ को जितनी हेल्प कर सकते हैं पूरी की पूरी कर पाते हैं। तो काला साहब, आपने बहुत बेहतरीन जानकारियां हमें दी और निश्चित रूप से इन जानकारियों का लाभ हमारे दर्शकों को भी होगा। आप यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी थैंक यू। ओके सर।